चलिए, मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो बॉडी के अंदर मसल, स्केलेटल मसल क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आती है जिसका नाम होता है क्या, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या नाम होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दिया था, हक्सले एंड हक्सले ने दिया था। तो आप इसके लिए आगे लिख लीजिए, गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले, हक्सले लिख दे, हक्सले एंड, हाँ ठीक है, इतने लिख लीजिए आप। आपके पास कितने टाइप की मसल है, मसल कितने टाइप की, 3 टाइप की। कौन कौन सी, स्केलेटल मसल्स हैं, इसके बाद फिर विसरल मसल है, कार्डियक मसल है। हम किस मसल का डिटेल स्टडी कर रहे हैं, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल अपीयरेंस में दिखाई किसे देती है, स्ट्रेटेड दिखाई देती है, इसलिए इसे कहते हैं क्या है, हम स्ट्रेटेड भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे लोकेशन पूछूं तब स्केलेटल कंपोनेंट के आसपास होगा। अपीयरेंस कैसा होता है इसका, बता दिया आपने। कंट्रोल कैसा होता है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है, ठीक है। तो चलिए हम ये समझना चाहते हैं कि जो स्केलेटल मसल होती है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यानी कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो फिर से एक बार पूरा का पूरा स्ट्रक्चर याद करिए। मैंने आपसे कहा था कि स्केलेटल जो मसल्स है, मसल्स को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मसल बंडल चाहिए। और मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फाइबर होते हैं, जिसका नाम होता है मसल फाइबर या मसल सेल कहते हैं। इतना याद है। मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं क्या है, हम सार्कोलेमा कहते हैं। उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, सार्कोप्लाज्म होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या भरा होता है, कैल्शियम आयन होता है। इतना पता है आपको। मैंने कहा था इसी फ्लूइड के अंदर बहुत सारे पतले पतले फाइबर पड़े होते हैं, जिसे कहते हैं क्या है, हम मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट कहते हैं। और इस मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट के ऊपर प्रोटीन का क्या होता है, अरेंजमेंट। कौन सी प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन। तो आपको यहाँ पर बैंड के फॉर्म में कुछ दिखाई देगा, कहीं पर आपको डार्क बैंड दिखेगा तो कहीं आपको लाइट बैंड दिखेगा। लाइट बैंड का दूसरा नाम आइसोट्रोपिक आई बैंड, डार्क बैंड का दूसरा नाम, या डार्क बैंड में कौन सी प्रोटीन, मायोसिन। लाइट बैंड के अंदर सार्कोमियर क्या होता है, हाँ किसी ने कहा यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया। अगली बात ये है आपके पास 2 सक्सेसिव जेड लाइन के बीच में जो रीजन होता है उसे कहते हैं क्या है, हम सार्कोमियर कहते हैं। क्लियर है। अगर आपको एक सार्कोमियर बनाना है तो बताइए कितने आई बैंड, हाफ आई प्लस ए फिर हाफ आई बैंड। इतना पूरा पता है। चलिए बताइए जेड लाइन कहां होती है, जेड लाइन कहां होती है, आई बैंड के सेंटर में होती है। एम लाइन, एच जोन क्या होता है, नॉन ओवरलैपिंग जोन को कहते हैं क्या है, हम एच जोन कहते हैं। ओवरलैपिंग जोन में कौन सी प्रोटीन होती है, दोनों कौन सी, एक्टिन और मायोसिन दोनों। चलिए पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जो मैकेनिज्म्स है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं थ्योरी से। उस थ्योरी का नाम क्या होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अच्छा आपके पास कितने फिलामेंट थे, 2 फिलामेंट। एक का नाम था थिन फिलामेंट, एक का नाम था थिक फिलामेंट। 2 फिलामेंट है ना, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। बताइए थिन फिलामेंट किस प्रोटीन का बना होता है, एक्टिन का बना होता है। और थिक फिलामेंट मायोसिन का बना होता है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं ये थ्योरी कहती क्या है। थ्योरी ये कहती है दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फाइबर या मसल सेल का कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये कहती है कि मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन तब होगा जब थिन फिलामेंट स्लाइड करें किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर। यानी मेरी बात समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर 2 फिलामेंट है, एक थिन फिलामेंट है एक थिक फिलामेंट है, बताओ इन दोनों में कौन स्लाइड कर रहा है, थिन कर रहा है या थिक कर रहा है, थिन कर रहा है। और किसके ऊपर कर रहा है, थिक के ऊपर कर रहा है। एक पतली सी पेन दे दीजिए, कोई पतली सी पेन, हाँ
एक मिनट, चलिए, ये आपके पास थिक फिलामेंट किस प्रोटीन का, ये आपके पास थिन फिलामेंट किस प्रोटीन का। इस थ्योरी का, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का कहना यह है कि मसल फाइबर, मसल सेल में कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब थिन फिलामेंट क्या करता है, थिक फिलामेंट के ऊपर, पहले ये कहां था बताओ, यहां पे था, थिन फिलामेंट क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर, तब क्या होता है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब ये कैसे थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, इसी को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे दो फिलामेंट है, दो में से कोई एक ही क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, दूसरा अपनी जगह पर रुका हुआ है। क्लियर है, कौन सा स्लाइड कर रहा है, थिन स्लाइड कर रहा है, किसके ऊपर कर रहा है, थिक के ऊपर कर रहा है। तो आप अंडरलाइन कर रहे हैं यहां पर, द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट, ये लीजिए। चलिए अब पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझते हैं कि कैसे होगा। बताइए आप, स्केलेटल मसल वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, वॉलंटरी है, वॉलंटरी है, आपको सिग्नल देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करानी है, स्केलेटल मसल, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सिग्नल देना पड़ेगा, सेंसरी सिग्नल आपको देना पड़ेगा। फिर वो सिग्नल कहां जाएगा, सीएनएस के पास जाएगा, और सीएनएस में उसका क्या होगा, पहले उसे एनालाइज किया जाएगा, एनालाइज करने के बाद में उसका रिस्पॉन्स आएगा, और रिस्पॉन्स सीएनएस जब देता है तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू देता है, किस थ्रू देता है, मोटर न्यूरॉन। अब यहां पर एक बात आती है, एक वर्ड मैंने यूज किया यहां पर, क्या, न्यूरॉन। न्यूरॉन में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन उसकी झलक अभी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, आना स्टार्ट हो गई है। बताइए, न्यूरॉन की अगर मैं बात करता हूं तो न्यूरॉन में कितने पार्ट होते हैं, कोई मुझे बताए, 3 पार्ट। कौन कौन सा, एक्सॉन होता है, सेल बॉडी होता है, और क्या होता है, डेंड्राइट। मैं बना रहा हूं यहां पर, देखें, चलिए, ये पूरा एक न्यूरॉन हो गया। न्यूरॉन में अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां पर ये होता है सेल बॉडी, इसे कहते हैं क्या है हम, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये हो गया सेल बॉडी, ठीक है। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको ब्रांचेस का नाम होता है क्या, डेंड्राइट्स। क्या नाम होता है, डेंड्राइट्स। ये आपको जो लंबा सा दिख रहा है इसका नाम होता है क्या, एक्सॉन। क्या नाम होता है, एक्सॉन। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो डेंड्राइट्स में जो इंपल्सेस हैं, डेंड्राइट्स वो सेल की बॉडी तरफ लेके आता है, सेल बॉडी की तरफ इंपल्स को लेके आता है, ठीक है। और एक्सॉन में जो इंपल्सेस होती है वो सेल बॉडी से दूर की तरफ जाती हैं। क्लियर हो गया, ये कहलाता है क्या, एक्सॉन टर्मिनल। क्या कहलाता है, एक्सॉन टर्मिनल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सॉन टर्मिनल। और इस एक्सॉन टर्मिनल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये आपको बल्ब जैसा दिख रहा है, और इसे कहते हैं क्या है, सिनेप्टिव नॉब। क्या कहते हैं इसे हम, इसे कहते हैं क्या है हम, सिनेप्टिव नॉब कहते हैं। क्लियर हो गया, इस नॉब के अंदर छोटे छोटे गोले भरे होते हैं। नहीं भाई, अभी इस गोले कहते क्या है हम, सिनेप्टिव वेसाइकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, सिनेप्टिव वेसाइकल्स कहते हैं। और इस वेसाइकल के अंदर अब भरा होता है केमिकल, उस केमिकल को कहते क्या है हम, इस केमिकल्स को हम नाम देते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो क्या ये आपको न्यूरॉन कैसे समझ में आया। न्यूरॉन में मेनली 3 पार्ट, कौन कौन सा, पहला मेन पार्ट सेल बॉडी, दूसरा पार्ट डेंड्राइट्स, तीसरा पार्ट एक्सॉन। जो छोटे छोटी ब्रांचिंग दिख रही है इसका नाम होता है डेंड्राइट। ये सिग्नल्स को कहां से कहां लाती हैं, ये हर मतलब बॉडी के पार्ट से सेल बॉडी की तरफ लेके आएंगी। एक्सॉन जो होता है वो इंपल्सेस को सेल बॉडी से दूर की तरफ भेजता है। क्लियर हो गया। एक्सॉन का जो दूर वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं क्या है हम, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। और एक्सॉन टर्मिनल जो होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, बल्ब के जैसा दिखता है, इसलिए कहते हैं क्या है इसे हम, सिनेप्टिव नॉब। जैसे आपने देखा होगा कुछ डोर ऐसे होते हैं जो सिंगल डोर होते हैं ना, अरे देखा होगा आप, उसमें क्या कहते हो, नॉब लगा होता है, जब आप घुमाते हो उसे तो दरवाजा क्या होता है, ओपन हो जाता है। वैसे जो यहाँ पर लगा उसे कहते हैं क्या है हम, इसे कहते हैं सिनेप्टिव नॉब, ठीक है। और इस सिनेप्टिव नॉब के अंदर क्या भरा होता है, सिनेप्टिव वेसाइकल। इसके अंदर भरे होते हैं क्या, केमिकल्स, उसका नाम होता है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर आप चाहते हो कि मसल क्या कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो मसल मैं जो पढ़ रहा हूं उसका नाम है स्केलेटल मसल। और स्केलेटल मसल का जो कंट्रोल होता है वो वॉलंटरी होता है। अगर मैं चाह रहा हूं कि ये मेरी मसल क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे, तो मैं सोच रहा हूं, मैं इसको सिग्नल भेज रहा हूं पहले सेंसरी कि ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर जाए।
क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं मैं ऐसे बैठा हूं और पेन ला कोई मुझे धंसा दे ना, तो तुरंत क्या होता है, मेरा हाथ हट जाता है ना। तो जैसे ही आपने पेन यहां पे धंसाया है, हुआ क्या, आपने एक सिग्नल भेजा, वो सिग्नल जो था कैसा था, वो सेंसरी था। ये तुरंत कहां गया, आपके ब्रेन में गया, और ब्रेन में एनालाइज करने के बाद में क्या किया, उसे रिस्पांस भेजा कि भैया क्या करना, तुम्हें हाथ को हटा लेना है। तो पहले क्या भेजा आपने, सेंसरी सिग्नल भेजा, सीएनएस के पास गया, और सीएनएस ने उसे क्या किया, कोऑर्डिनेट किया, इंटीग्रेट किया, उसे एनालाइज किया। उसके बाद में मोटर सिग्नल से उस क्या गया, रिस्पॉन्स आया, और रिस्पॉन्स से आपने क्या किया, हाथ को हटा लिया। ठीक है, पढ़ लेते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड, अगर आप चाहते हो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाए, इनिशिएट हो जाए, बाय द सिग्नल सेंड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द मोटर न्यूरॉन। अगर आप चाहते हो कि आपकी मसल क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, तो सीएनएस क्या करता है, सबसे पहले सिग्नल भेजता है। किसको भेजेगा, मसल्स के पास भेजेगा, और सीएनएस से मसल के पास जो सिग्नल आएगा वो कौन सा न्यूरॉन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन। यहां पे देखें, जैसे मान लेते हैं मैंने कहा ये हो गया मसल्स, ये क्या है, मसल्स है, ये है सीएनएस। कोई मुझे बताए सीएनएस में कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। आप चाहते हो कि इस मसल क्या कर जाए, कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस मसल से आपको सीएनएस को एक सिग्नल देना पड़ेगा। तो मसल से सीएनएस के पास जो सिग्नल जाएगा, ये जो सिग्नल होगा कैसा होगा, ये सेंसरी, और इसको जो न्यूरॉन ले जाएगा उसका नाम होगा सेंसरी न्यूरॉन। क्या नाम होगा उसका, सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर हो गया? फिर जब ये सिग्नल जाएगा, अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है या मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, कौन डिसाइड करेगा, सीएनएस डिसाइड करेगा। और सीएनएस जब इंपल्सेस आएंगी, सीएनएस फिर क्या भेजेगा, यहां से अपनी सिग्नलिंग भेजेगा, किसको, मसल्स को। सीएनएस से जो इंपल्स आया है, इसे लेके आने वाले न्यूरॉन का नाम होता है क्या, मोटर न्यूरॉन। क्या नाम होता है, मोटर न्यूरॉन। तो अगर आप चाहते हो कि मसल में क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए, तो सीएनएस एक सिग्नल भेजेगा, किसको भेजेगा, मसल्स को भेजेगा, और सिग्नल को लाने वाला कौन सा न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन। कौन होगा, मोटर न्यूरॉन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मसल से सीएनएस को लेके जाने वाला सेंसरी, ठीक है, और सीएनएस से मसल तक लेके आने वाला मोटर न्यूरॉन। तो आप साइड में कहीं पर ये वाला फिगर बनाइए आप। अगर आप चाहते हो कि मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, इनिशिएट हो जाए, तो सीएनएस एक सिग्नल भेजेगा, किसको भेजेगा, मसल्स को भेजेगा, और सिग्नल को लाने वाला जो न्यूरॉन होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, मोटर न्यूरॉन। हो गया? नहीं हुआ, जल्दी करो भाई। चलिए तो पढ़ लेते हैं फिर से। यहां पर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ड लिखा हुआ है मोटर यूनिट। क्या लिखा हुआ है, मोटर यूनिट। ये क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर। मसल फाइबर बोले तो मसल सेल, बोलो यार। मोटर न्यूरॉन along with the motor muscle cells connected to it constitute the motor unit। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ मोटर यूनिट क्या होती है, क्या होती है मोटर यूनिट, तो मैंने कहा मोटर न्यूरॉन। बताओ मोटर न्यूरॉन सिग्नल को कहां से कहां लेके आएगा, सीएनएस से मसल्स को लेके आएगा, या सीएनएस से जो भी इंपल्सेस कहीं भी जाएंगी वो मोटर से जाएंगी। ठीक है, अभी मैं मसल ले रहा हूं, इसने कहां जा रही है, वो मसल्स को जा रही है। प्लस यहां पे मेरे पास क्या आ गया, मसल फाइबर, या इसी मसल फाइबर का नाम क्या होता है, मसल सेल। क्या नाम होता है, मसल सेल। ये मिल क्या बन जाएगा, मोटर यूनिट। इसे आप लिखिए कहीं साइड में, जहां पर एनसीईआरटी में लिखा है मोटर यूनिट, अंडरलाइन ना करो, बल्कि आप ये लिखो मोटर यूनिट इज इक्वल टू होता है मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक वर्ड क्या बनने पढ़ा है आपको, मोटर यूनिट। नेक्स्ट जो वर्ड आ रहा है उसका नाम होता है मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आराम से पढ़ो, पूरा एकदम क्लियर करते हैं अभी।
अब तुम्हें पता चल जाएगा कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। लिख लिया? नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए देखो यार, जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जहां पे दो लोग आके मिलते हैं ना, जहां पे मिल रहे हैं वहीं पे क्या बनता है? जंक्शन बनता है। लिखा है जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन। कौन सा न्यूरॉन? मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा। ये क्या होता है सार्कोलेमा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल इज कॉल्ड द सार्कोलेमा। मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच जो जंक्शन बनता है उसे कहते हैं क्या है? हम उसे कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस वर्ड में देखो क्या लिखा हुआ? पहला वर्ड न्यूरो यानी कि न्यूरॉन, दूसरा क्या लिखा हुआ है? मस्कुलर मतलब कि मसल। यहां पर जो न्यूरॉन है कौन सा न्यूरॉन है? ये मोटर न्यूरॉन। और यहां पे जो मस्कुलर जंक्शन है यानी कि मसल है वो कौन सा मसल का क्या पार्ट है? सार्कोलेमा। क्लियर? इसे कहते हैं क्या है? हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसी का नाम क्या होता है? मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहां पर मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा। ये क्या होता है सार्कोलेमा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल इज कॉल्ड द सार्कोलेमा इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। पहला क्या हो गया? मोटर न्यूरॉन, दूसरा क्या हो गया? सार्कोलेमा। अब यहां पे दोनों वर्ड एकदम क्लियर करियो। फिगर देखो, फिगर दोनों दिख रहा है आपको? ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूं यहां पर क्या? मोटर न्यूरॉन। उसके बाद में मैं डिस्क्राइब करूंगा यहां पर क्या? मोटर, देखो नेक्स्ट क्या है ये? मोटर यूनिट। सबसे पहले मोटर यूनिट। ठीक है, बताइए मोटर यूनिट क्या होती है? ये हो गया आपके पास मोटर न्यूरॉन। क्या है ये? मोटर न्यूरॉन। और यहां से लेकर के यहां तक जो बना इसका नाम क्या है? मसल फाइबर, या इसी का नाम बोलो, आप बोलेंगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, मसल सेल। क्लियर है? तो ये मोटर न्यूरॉन और ये मसल फाइबर मिल करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? मोटर यूनिट बनाते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा ये भी देखिए आप, यहां पर अगर देखोगे आप तो मैंने कहा था कि हर एक न्यूरॉन का एक लंबा सा पोर्शन होता है, इसका नाम होता है क्या? एक्सॉन होता है ना। और एक्सॉन क्या होता है? टर्मिनल होता है। अच्छा, अगर ये मसल फाइबर्स हैं 1 2 3, ये सारे क्या मसल फाइबर हैं, तो इसके पास ये जो आपकी मेम्ब्रेन दिख रही है उसका नाम क्या हो जाएगा? सार्कोलेमा। होगा नहीं होगा? अब देखो यार, ये जो मोटर न्यूरॉन है, ये मोटर न्यूरॉन सार्कोलेमा पर यहां पे टच कर रहा है? टच कर रहा नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है। यहां पे देखोगे, यहां पे टच कर रहा है। तो जहां पे टच कर रहा है वहां पे क्या बन रहा है? जंक्शन। क्या बन रहा है? जंक्शन बन रहा है। तो बताओ इस मोटर न्यूरॉन और इस सार्कोलेमा के बीच में जो जंक्शन बना है इसका नाम बोलो? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या इसी का नाम क्या है? मोटर एंड प्लेट। क्लियर हो गया? तो अगर मैं इस पेन को मान लेता हूं कि ये मसल फाइबर है, क्या है ये? मसल फाइबर है। और ये क्या है? मोटर न्यूरॉन है। तो मोटर न्यूरॉन और प्लस मसल फाइबर मिलकर क्या बनते हैं? मोटर यूनिट। ठीक है, लेकिन मोटर न्यूरॉन जब आएगा तो कहीं ना कहीं तो टच करेगा, और टच इसको करेगा ये सार्कोलेमा को। तो जहां पर सार्कोलेमा को ये टच कर रहा है वहां पे एक जंक्शन बनता है। इस जंक्शन का नाम क्या होता है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट नाम होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस। इतना क्लियर हो गया? चलें फिर यहां पे देखें, यहां पे मैंने पूरा समझाया है आपको। यहां पे देखो, मैंने कहा ये क्या है? मोटर न्यूरॉन। क्या है ये? मोटर न्यूरॉन। अगर आप समझ लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ये क्या है बोलो? ये जो आपको नॉब जैसा दिख रहा है इसका नाम बोलो? ये नॉब सिनेप्टिक नॉब है या नहीं है? इसके अंदर देखो क्या भरा हुआ है? छोटे छोटे गोले। नाम क्या इसका? सिनेप्टिक वेसिकल्स। अरे बोलो, इसके अंदर केमिकल भरा हुआ है। क्या नाम लिखा है इसका? ACH। ACH जो होता है वो शॉर्ट फॉर्म किसका है? एसिटाइल कोलिन का। और एसिटाइल कोलिन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है। क्लियर हो गया? ये AP क्या है? एक्शन पोटेंशियल। क्या है ये? एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल जब आता है यहां पर सिनेप्टिक वेसिकल के पास, तो सिनेप्टिक वेसिकल को धक्का मारते मारते लेके आता है यहां पर।
सिनेप्टिक वेसाइकिल आएगा, यहां पर टच करेगा और अपने केमिकल्स को, न्यूरोट्रांसमीटर को यहां पर डाल देगा। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं फिर दूसरे साइड में जो भी मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर प्रेजेंट जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे बाइंड हो जाएगा और ये एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंच जाएगा, दूसरे मेम्ब्रेन पर पहुंच जाता है। क्लियर हो गई इतनी बातें? अरे बोलो। ये यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन का मैं नाम दे रहा हूं क्या, सार्कोलेमा। क्या नाम दे रहा हूं मैं, सार्कोलेमा। ठीक है, अरे बोले। ये आपका हो गया मोटर न्यूरॉन का पार्ट, ये हो गया क्या, सार्कोलेमा। क्या हो गया, ये सार्कोलेमा हो गया। अब बताइए मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। क्लियर हो गया, ये हो गया सार्कोलेमा। अगर मैं पूरा बना दूं तो बताओ ये है क्या, ये मसल फाइबर है। क्या है ये, मसल फाइबर है या मसल सेल है। तो ये मसल सेल प्लस ये मोटर न्यूरॉन मिलकर क्या बन जाएगा, मोटर यूनिट। क्या दोनों वर्ड क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है ना। फिर आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट। चलिए ये दो क्लियर है तो आगे पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीज अ न्यूरोट्रांसमीटर, नाम क्या इसका, एसिटाइल कोलिन, व्हिच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। बताइए ये जो न्यूरल सिग्नल है ये आ कहां से रहा है, ये न्यूरल सिग्नल आ कहां से रहा है, सीएनएस से आ रहा है। कहां से आ रहा है, सीएनएस से आ रहा है। क्लियर है, अरे बोलो यार, कहां से आ रहा है, सीएनएस से। कहां पहुंच रहा है, जंक्शन में पहुंच रहा है। कौन सा जंक्शन, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्या रिलीज करवा रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा, एसिटाइल कोलिन। क्लियर हो गया। आगे, व्हिच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। देखो एक बात है जो नेक्स्ट चैप्टर का है, मैं बता दे रहा हूं। एक वर्ड होता है, इसे कहते हैं क्या, हम सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स या सिनेप्स, जो भी आपके लिए बनता क्या है। सिनेप्स में होता क्या है, एक होता है आपके पास जहां पर दो न्यूरॉन मिलते हैं, जरूरी नहीं दो न्यूरॉन ही हो, वहां पर दो चीज हो सकता है। जैसे यहाँ पे जंक्शन बना हुआ है, एक का न्यूरॉन का पार्ट है, दूसरा क्या है, मसल वाला पार्ट है ना। अरे बोलिए। चलिए ये मैंने कहा ये हो गया आपका न्यूरॉन का पार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है ये है किसका, सार्कोलेमा का पार्ट। क्लियर है इतनी बातें, अरे बोलो यार। चले यहां पे बनाओ, ये क्या है, सिनेप्टिक वेसाइकल्स। ये क्या है, सिनेप्टिक नॉब। क्लियर हो गया, अरे बोलो। यहाँ पे भरा हुआ क्या, केमिकल। क्या भरा हुआ है, यहाँ पे भरा हुआ क्या, केमिकल। नाम क्या है इसका, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसी को मैंने क्या नाम दिया, ACH एसिटाइल कोलिन। ठीक है, यहाँ पर क्या मौजूद है, CNS। क्या मौजूद है, CNS से सिग्नल आया सिग्नल आया है ना। जब सिग्नल आ रहा है तो किसके पास आएगा, ये सबसे पहले किसके पास आएगा, ये सिनेप्टिक वेसाइकल। सिनेप्टिक वेसाइकल को धक्का मारेगा और धक्का मारने के बाद क्या करेगा, इसे धीरे धीरे कहाँ लेके आएगा, यहाँ तक लेके आएगा, मेम्ब्रेन के पास। अगर ये क्या होता है, पूरा पूरा सिनेप्स मान लेते हैं, इसे कहते हैं क्या है, हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अरे बोलो। एक सिनेप्स बनाने के लिए आपके पास क्या होती है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इसका नाम हो जाएगा क्या, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है, ये सार्कोलेमा है। बात क्लियर हो गई। इसके बीच में स्पेस, इसका नाम होता है सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या नाम होता है, इतना क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। इसका नाम क्या है, ये रिसेप्टर। ये रिसेप्टर किसको रिसीव करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को। किसको रिसीव करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर का। पूरा गौर समझना है। मैंने कहा सीएनएस से क्या आया, सिग्नल्स आया। कहाँ पर आया, मैंने कहा कि ये जो एक्सॉन था इसके टर्मिनल पर आया। नाम क्या था उसका, सिनेप्टिक नॉब। सिनेप्टिक नॉब के अंदर क्या प्रेजेंट था, सिनेप्टिक वेसाइकल। इसके अंदर क्या भरा था, केमिकल ना। तो ये जो ये जो सिग्नल आ रहा है, ये सिग्नल करता क्या है, इस सिनेप्टिक वेसाइकल को कहाँ लेके आता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ला कर छोड़ देता है। और दोनों क्या करेंगे, अटैच करेंगे, तो यहाँ से केमिकल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कौन सा केमिकल है, ये न्यूरोट्रांसमीटर। ये रिलीज हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। बताओ कहाँ रिलीज हुआ है, किस जगह पर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। रिलीज होने के बाद में जाएगा कहाँ पर, ये जो रिसेप्टर इसे क्या करेंगे, ये रिसीव कर लेंगे।
क्लियर हो गया। और जैसे ही ये रिसीव करेंगे, कौन सा चीज रिसीव कर रही है? एसिटाइलकोलिन। होता क्या है ये? न्यूरोट्रांसमीटर। रिसीव जैसे ही करेंगे, अब सार्कोलेमा में क्या डेवलप हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट हो जाएगा? एक्शन पोटेंशियल। और ये एक्शन पोटेंशियल पूरे कहां फैल जाएगा? पूरे के पूरे सार्कोलेमा में फैल जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस एक्शन पोटेंशियल का क्या रोल होगा कहां पर? सार्कोलेमा के अंदर, या कह सकते हैं मसल फाइबर के अंदर, वो आगे की बात है। तो मैंने कहा न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन। कौन सा जंक्शन? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। देखो ये न्यूरॉन वाला पार्ट हो गया और ये किसका पार्ट हो गया? मसल वाला पार्ट हो गया। तो जो जंक्शन बना उसका नाम क्या हो जाएगा? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। क्लियर हुआ? अरे बोलो, किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत नहीं ना? यहां पे देखो मैंने कहा न्यूरल सिग्नल कहां से आ रहा है? सीएनएस से। कहां पहुंचा? जंक्शन पहुंचा। कौन सा क्या रिलीज कराया? न्यूरोट्रांसमीटर। किसको रिलीज करवाया? एसिटाइलकोलिन को। कहां रिलीज करवाया? सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। क्लियर हो गया। और उसके बाद व्हिच जनरेट द एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है इसने क्या किया? सार्कोलेमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दिया है। क्लियर हो गया। अब ये एक्शन पोटेंशियल कहां जाएगा? दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर। दिस मतलब एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर। पूरे मसल फाइबर में क्या करेगा? ये एक्शन पोटेंशियल फैल जाएगा एंड काजेस द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन। क्या रिलीज करवाएगा ये? कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। बताओ ये कैल्शियम आयन कहां पे था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां पे था? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में था। अब ये क्या कराएगा? ये सारे के सारे कैल्शियम आयन को सार्कोप्लाज्म में क्या कराएगा? रिलीज करवाएगा। नेक्स्ट फिगर मैं बनाने जा रहा हूं। पूरा का पूरा जितना मैंने पढ़ा था उतना पूरा आ जाएगा। यहां पर देखो, सबसे पहले मैं बना रहा हूं यहां पर देखो भाई, ये जो मैंने बनाया है ये है मसल फाइबर। क्या है ये जो मेम्ब्रेन है, अगर ये मसल फाइबर है, मसल सेल है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम बोलो। अरे बोलिए आप। सार्कोलेमा। ये तो नाम हो जाएगा। अरे कुछ बोलोगे आप? बताओ, इसके अंदर फ्लूइड भरा है, इस फ्लूइड का नाम बोलो। क्या नाम हो जाएगा? सार्कोप्लाज्म। क्या नाम होगा? देखो बात ना करो, बात करोगे बस थ्योरी में रह जाओगे, समझ में कुछ नहीं आने वाला है। फिर ये है आपके पास सार्कोप्लाज्मिक, क्या नाम है? वैसे होता क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो होता है। अरे बोलो, क्या भरा हुआ है भाई? रब्बानी साहब क्या भरा हुआ इसमें? क्या भरा हुआ है? मौसम बहुत अच्छा है आजकल। क्या करने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। क्या करने के लिए? कढ़ाई। पढ़ाई करने के लिए। कढ़ाई करने के लिए नहीं आए हो तुम यहाँ पर। क्या भरा हुआ है इसमें बताओ? कैल्शियम आयन भरा हुआ है ना। अब पूरी बात समझो। यहाँ पे देखो, अभी समझना नहीं है, मैं फिगर बनाऊंगा फिर से। तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। क्या है ये? ठीक है, यहां से क्या आया? सिग्नल आया। तुम बताओ ये क्या है? ये क्या है? कितने हैं? बहुत सारे हैं। है नहीं है? चलो एक को दिखाते हैं यहां पर उल्टा। ये क्या भरा हुआ है? अच्छा, बार 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 एक ही चीज पढ़ा रहे हो आप, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो ना। बात ये है, एनसीईआरटी की जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? ये क्या है? एसिटाइलकोलिन। ठीक है, बताओ ये बताओ, रात में सोए नहीं हो क्या? लग रही है आंखें कुछ। हाँ तुम्हारी सोए हैं जबरदस्त तरीके से, ज़्यादा सो लिए हो। यहाँ पर देखो क्लेप दिख रहा है ना? अरे दिख रहा है? बोलो यार। यहाँ ये न्यूरॉन वाला पार्ट, ये मसल वाला पार्ट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन चुका है। बन गया ना? किसी को तकलीफ?
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन दूसरा नाम मोटर एंड प्लेट। क्लियर है? चलो बताओ, इसके बाद देखो यहां पर क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर। मैं बना दे रहा हूं फिर से, यहां पे क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स। अच्छा, यहां पे जो रिसेप्टर है बताओ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर हैं या पोस्ट पर हैं? हाँ, तो याद रखिएगा रिसेप्टर कहाँ होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पूरा सीक्वेंस समझो, मैंने कहा सीएनएस ने सिग्नल भेजा ना, क्या भेजा, सीएनएस ने सिग्नल। ये क्या है, सिग्नल है। सिग्नल जानते ही होंगे ना आप, अरे जानते हो, हाँ बहुत सारे सिग्नल मिलते होंगे आपको भी। सिग्नल्स, अरे बात करो यार, सिग्नल्स कहाँ से आया, सीएनएस से आया। कहाँ पर आया, सिनेप्टिक नॉब के पास आया। ये जो सिग्नल आ रहा है ये करता क्या है, इस सिनेप्टिक वेसाइकल्स को धीरे धीरे धक्का मारते मारते कहाँ लेके आता है, प्री कदर नीचे, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक लेके आता है। क्लियर? और जैसे ही सिनेप्टिक वेसाइकल आकर के प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर अटैच करती है, ये क्या होती है, यहां पर होता क्या है, ये वेसाइकल यहां से फट जाती है। अरे बोलो यार, न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाएंगे यहां पर, न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। यहां पर आ गया, अरे बोलो, क्लियर हो गया? अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे पहले किससे जुड़ेंगे, अपने रिसेप्टर से जुड़ेंगे। जुड़ गए, रिसेप्टर से जैसे ही जुड़ते हैं अब होता क्या है, ये एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमा में पूरा का पूरा फैल जाएगा। क्लियर है? जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर से जुड़ा, यहां पर क्या जनरेट हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल। क्या जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। और ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है पूरे के पूरे सार्कोलेमम में फैल जाएगा। क्लियर इतनी बातें? जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल सार्कोलेमम में पूरा फैलेगा तो यहां पर भी आएगा, आएगा नहीं आएगा? अब ये एक्शन पोटेंशियल यहां से एंट्री मारता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे आएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहेगा भैया तुम्हारे अंदर जो भी कैल्शियम भरा हुआ है वो क्या करो, आप रिलीज करो। कहां रिलीज करो, सार्कोप्लाज्म के अंदर। क्लियर हो गया? अरे बात समझ में आ गई? अब ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन, ये जो कैल्शियम आयन होगा, अब नेक्स्ट देखो आगे देखो आप, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा दो फिलामेंट। कौन सा फिलामेंट, थिन फिलामेंट एंड द थिक फिलामेंट। होगा या नहीं होगा, होगा? अरे बोलो यार, हाँ अगर होगा तो अच्छी बात है, तुम्हें पता है क्या होगा। अब बताओ ये कौन सा फिलामेंट है, कौन सी प्रोटीन, अरे बढ़िया है, कौन सी, मायोसिन। मायोसिन को बनाने के लिए उसका मोनोमर बताओ, मीरोमायोसिन। कौन सा मायोसिन, हाँ मीरोमायोसिन। कुछ मैं बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं मैं बताओ, अरे पढ़ चुके हो यार, क्या बना रहा हूं मैं, ये क्या बना रहा है, ये अरे ये बनाए जो क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म बनाने के लिए हेड एंड शॉर्ट आर्म बना। चलो लिख लेते हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है थिक फिलामेंट, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, थिन फिलामेंट है या नहीं है, अरे बोलो। और थिन फिलामेंट में आपको पता होता है दो एफ एक्टिन होते हैं ना, और दो ट्रोपोमायोसिन होता है, और तीन सब किसके होते हैं, ट्रोपोनिन के होते हैं या नहीं होते हैं। अब मैंने कहा यहां पर मैं बना क्या रहा हूं, ट्रोपोनिन। क्या बना रहा हूं मैं, कहां मैं बनाऊं, यहां बना दे रहे हैं, ये है, यहां पर देखो थोड़ा सा और कर लेते हैं, अरे आराम से, लग रहा है कि जैसे कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे हो वहाँ से। कितने सब यूनिट होते हैं बताओ, कौन कौन सा, एक होता है आपके पास कौन सा, टीपीसी, टीपीटी, टीपीआई। टीपीसी क्या होता है, अब मैंने कहा था जो कैल्शियम आयन रिलीज हुआ था कहाँ पर, सार्कोप्लाज्म के अंदर, वो कैल्शियम आगे क्या करेगा, टीपीसी से बाइंड करेगा। इतना क्लियर हो गया? अब एक फिगर में बनाने जा रहा हूँ, और कितने फिगर बनाएंगे, बहुत फिगर आज है, सारे फिगर मुझे बनाने दीजिए आप, ठीक है, सारे फिगर मुझे बनाने हैं तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखो
यहां पे तुम्हें समझ में आएगा ये क्या है बताओ। नेक्स्ट पेज ले लें क्या? अच्छा छोटा कर दें, कैसे होता है भाई? ओहो सारे तुम ही साइंटिस्ट बन चुके हो। बताओ ये मैंने क्या बनाया? ये क्या है? ये क्या है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। क्या है ये? मायोसिन बाइंडिंग साइट। किस पर? एक्टिन पर। अरे जी एक्टिन है या नहीं है? मैं केवल एक बना रहा हूं। कितना बना रहा हूं मैं? एक बना रहा हूं ना, आगे आप समझ लीजिएगा। इसके बाद यहां पर थोड़ा सा मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोटीन यहां पे लगी हुई होती है। बताओ एफ एक्टिन के पैरेलल कौन सी प्रोटीन चलती है? कौन चलती है? तो ये मैं बना दे रहा हूं कौन सा? ये हो गया ट्रोपोमायोसिन। क्लियर हो गया? और इसी ट्रोपोमायोसिन के ऊपर 3 सब यूनिट जुड़ी होती हैं। किसकी? ट्रोपोनिन की। ठीक है, चलो यहां पर बनाते हैं एक प्रोटीन। दूसरी ये है आपके पास साइट, और तीसरी जो साइट है थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक तो आएगा नहीं, ये वाला। क्या हो गया? चलिए नाम लिखते हैं। नाम में क्या है? ये क्या है? ये है TPC। ये जो है ये है TPT और ये है TPI। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? मैंने आपसे कहा था रेस्टिंग स्टेज में। किस स्टेज में? रेस्टिंग स्टेज में ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट जो होती है वो मायोसिन की साइट को मास्क करके रखती है। क्लियर हो गया? अभी ये मास्किंग है ना, अभी साइट खुली नहीं है। इसके नीचे एक प्रोटीन होगी जिसके पास हेड होता है। कौन सी प्रोटीन होती है जिसके पास हेड होता है? ये क्या है? ये है मायोसिन का हेड वाला पार्ट। क्लियर है? और इसके ऊपर एक साइट है। इस साइट का नाम बताओ। इसका नाम क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। ये क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट ऑन मायोसिन। क्लियर हो गया? मैंने कहा रेस्टिंग स्टेज है, तो रेस्टिंग स्टेज के दौरान होगा क्या? ये है आपके पास जी एक्टिन जिसके ऊपर क्या मौजूद है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। इसको मास्क करने के लिए ट्रोपोनिन का, ये है ट्रोपोमायोसिन, ये है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट क्या करती है? मास्क करके रखती है। जब तक ये मास्क हटेगा नहीं तब तक इसका हेड इसमें जुड़ेगा नहीं। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब पूरे सिचुएशन समझो। मैंने कहा ये हो क्या गया है? कैल्शियम आयन कहां आ चुका है? सार्कोप्लाज्म में आ चुका है। क्लियर हो गया? जैसे जैसे कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कैल्शियम आयन क्या करेंगे? आकर के TPC से क्या करेंगे? क्लियर हो गया? जैसे कैल्शियम आयन TPC से बाइंड करते हैं, अब ट्रोपोनिन के सब यूनिट में क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है? ओरिएंटेशन। और जैसे ये ओरिएंटेशन होगा, ये क्या करेंगे? थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। अगर ये पूरा स्लाइड कर जाएगा, अरे बोलो, अगर ये पूरा स्लाइड कर जाएगा तो ये भी तो ऊपर तरफ भागेगा ना। जैसे ये ऊपर तरफ भागेगा, अब जो पहले मास्क था क्या वो मास्क हट जाएगा? और जैसे ये मास्क हटेगा, अब ये वाला हेड वाला पार्ट जो होगा वो क्या करेगा? जाकर के यहां पर अटैच हो जाएगा। क्लियर होगा? और जैसे ये अटैच हो जाएगा, इसी का नाम होता है क्या? क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन करना। क्लियर? नहीं समझ में आया? मैंने कहा कैल्शियम आयन रिलीज हो गया, कहां पर आया? सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन भर रहा है। क्लियर हो गया? जैसे ही कैल्शियम आयन आएगा वो TPC से बाइंड करेगा। एनसीईआरटी कहती है TPC, एनसीईआरटी कहती है ट्रोपोनिन की सब यूनिट से बाइंड करेगा कैल्शियम आयन। मैंने कहा TPC से बाइंड कर गया। जैसे TPC से बाइंड करेगा, ट्रोपोमायोसिन में ओरिएंटेशन होगा और ये पूरा क्या करेंगे? स्लाइड करेंगे। जैसे स्लाइड होगा, ये मास्क क्या करेगा? ऊपर जाएगा। और जैसे ये मास्क ऊपर जाएगा, अब क्या हो जाएगी? अनमास्किंग। या मैं कह सकता हूं कि ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? एक्सपोज हो जाएंगे। और जैसे ही एक्सपोज होगा, ये आपका हो गया मायोसिन का बाइंडिंग साइड और ये हो गया एक्टिन का बाइंडिंग साइड। दोनों क्या करेंगे? दोनों अटैच हो जाएंगे। अरे बोलो,
और जैसे ये अटैच जो क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज। और क्रॉस ब्रिज जैसे बनेगा, अब क्या होगा, ये जो हेड वाला पार्ट होता है इसमें रोटेशन होता है, ये ऐसे रोटेट कर सकता है और ऐसे रोटेट करेगा। जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसके ऊपर जो थिन फिलामेंट होगा क्या करेगा, ऊपर की तरफ स्लाइड करेगा। क्लियर हो गया? क्या एक ही हेड होगा? बहुत सारे होंगे, सारे अटैच करेंगे तो सारे मिलके अंदर तरफ खींचेंगे। अंदर मतलब क्या है, दो जेड लाइन को अंदर की तरफ खींचेंगे, यानी ए बैंड तरफ खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, मसल का कंट्रक्शन हो जाएगा। क्लियर इस फिगर में? अब आते हैं जहां मैं आपको पढ़ा रहा था, उसके बाद फिर से आऊंगा इसी फिगर के ऊपर, फिर लौट करके फिर आएंगे। मैंने कहा, देखो यार, मैंने क्या कहा, मैंने ये आपसे कहा कि एक्शन पोटेंशियल कहां पहुंच चुका है, मसल फाइबर में, आयन काजेस द रिलीज ऑफ द आयन। कौन सा आयन, कैल्शियम आयन। और ये कैल्शियम आयन होगा कहां पे फैल जाएगा, ये सार्कोप्लाज्म में पूरा पूरा फैल जाएगा। अब होगा क्या, नेक्स्ट, इंक्रीज इन द कैल्शियम लेवल लीड टू द बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम विथ अ सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन। मैंने क्या कहा था, कैल्शियम आयन बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन के सब यूनिट से। जहां पर आपकी एनसीईआरटी में लिखा ट्रोपोनिन की सब यूनिट, वहां पर आप लिखो क्या, टीपीसी। किससे बाइंड करेगा, अरे बोलो भाई, क्लियर है ना? टीपीसी से क्या हो गया, बाइंड कर गया। अब बाइंड करने के बाद क्या होगा, ऑन द एक्टिन फिलामेंट एंड दियर बाई रिमूव द मास्किंग। रिमूव द मास्किंग। मास्क कौन बना रहा था बताओ, मास्क कौन बना रहा था, टीपीआई, यही तो मास्किंग कर रहा था। अरे बोलो, रिमूव द मास्किंग मतलब अनमास्किंग हो जाएगी। और जैसे ही अनमास्किंग हो जाएगी, मैं कहूंगा कि दोनों साइड क्या हो चुके होंगे, एक्सपोज हो चुका होगा ऑफ द एक्टिव साइड फॉर द मायोसिन। मैंने कहा कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में आया, भाई क्या आया, कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में आया, टीपीसी से बाइंड किया, और टीपीसी से बाइंड करने के बाद में क्या होगा, पूरा ओरिएंटेशन होगा, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये जो ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट जो मास्क करके रखी थी, अब क्या होगा, वो मास्क हटेगा, और जैसे ही मास्क हटेगा अब क्या हो जाएगा, अनमास्किंग। और जैसे ही अनमास्क हो गए, दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाने वाले हैं। ठीक है, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फॉर द एटीपी हाइड्रोलिसिस द मायोसिन हेड नाउ बाइंड टू द एक्सपोज एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन टू फॉर्म द क्रॉस ब्रिज। यहां पर हो क्या रहा है, मैंने कहा कि मायोसिन का जो हेड होता है वो किससे बाइंड कर जाता है, अरे बोलो, एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन। एक्टिन पर मौजूद जो मायोसिन का साइट है, उससे मायोसिन का हेड क्या करेगा, जाकर के बाइंड कर जाएगा। और जैसे ही बाइंड करेगा क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज। क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज। और क्रॉस ब्रिज का बनना एक एटीपी यूटिलाइज करने के बाद होता है, यानी एटीपी रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है, यानी कि यहां पर क्या होगी, एटीपी का खर्चा होता है। तो आप अंडरलाइन करें यहां पर, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम द एटीपी हाइड्रोलिसिस। अच्छा बताओ, अगर एटीपी टूटेगा, क्या टूटेगा, एटीपी टूटेगा तो क्या बनाता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो क्या हो गया, एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो गई, एटीपी टूट चुका है, एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो मायोसिन का जो हेड होगा वो एक्टिन के ऊपर मौजूद मायोसिन का जो साइट होता है उसे क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और जैसे ही जुड़ेगा क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रॉस ब्रिज बन चुका है, अब यहां पे देखो, चलो थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बन जाएगा क्या होगा, दिस पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ए बैंड। क्या करेगा, जो हेड है, क्रॉस आर्म है, वो एक्टिन को क्या करेगा, सेंटर की तरफ खींचेगा। किसकी सेंटर तरफ खींचेगा, ए बैंड के सेंटर की तरफ इसे क्या करेगा, खींच लेगा। इसे होगा क्या, थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, अगला, द जेड लाइन अटैच टू द दीज एक्टिन आर आल्सो पुल्ड इनवर्ड, यानी कि जेड लाइन क्या करेगा, वो अंदर की तरफ आएगा, इनवर्ड। मैंने कहा था ना, जब भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जेड लाइन क्या होते हैं, पास पास आते हैं। अरे क्लियर हो गया। Therefore causing a shortening of the sarcomere, sarcomere क्या हो जाएगी, शॉर्टनिंग, और इसे कहते हैं क्या है, हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो इस फिगर में आप देखोगे। आप यहां पर देखो, ये जो हेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, अरे देखो यार, ये जो हेड वाला पार्ट है ये एक्टिन से जुड़ेगा, और जैसे ही एक्टिन से जुड़ेगा क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। और जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा, अब क्या करेगा, ये दोनों जेड लाइन को अपने अंदर तरफ खींचेगा, और जैसे ही ये वाली जेड लाइन, ये वाली जेड लाइन, ये क्या है, जेड लाइन, ये भी क्या है, जेड लाइन, दोनों जेड लाइन अंदर तरफ आएंगे तो जेड लाइन क्या होगा, पास पास आएगा। अरे बोलो,
जेड लाइन पास पास आएगा तो एक्टिन फिलामेंट पास पास आएगा, अरे बोलो, और जब पास पास आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सार्कोलेमा, सॉरी सार्कोमियर यहां से यहां तक था, अब क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, और सार्कोमियर का शॉर्ट होना कहलाता क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर आते हैं इस फिगर पर, यहां पे देखो कौन सा फिलामेंट, ये कौन सा, अब यहां पे देखो, ये अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या है, एक गोला जी है, क्या इसी के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट होगी, और ये हेड वाला पार्ट हो गया मायोसिन का, क्या इसके ऊपर एक्टिन की बाइंडिंग साइट होगी, अरे बोलो। अभी क्या लगा हुआ है, यहाँ पर मास्क लगा हुआ है, अरे बोलो, मास्क लगा है तो मास्क कौन हटाएगा, जब कैल्शियम आयन आकर क्या करेगा, बाइंड करेगा, किससे बाइंड करेगा, टीपीसी से बाइंड करेगा, और जैसे टीपीसी से बाइंड करेगा अब क्या हो जाएगा, मास्क हटेगा, और जैसे ही मास्क हटेगा ये हेड क्या करेगा, इससे जाकर के बाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया, अरे बोलो। यहाँ पे क्या टूट रहा है, देखो एडीपी अलग हो रहा है और इनऑर्गेनिक फास्फेट अलग, यानी एटीपी टूट चुका है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो चुका है, क्या बन गया बोलो, बन चुका है। और क्रॉस ब्रिज जब बन चुका है, क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ द क्रॉस ब्रिज, मैंने कहा तो जो हेड वाला पार्ट होता है वो रोटेट कर जाता है ना, अरे बोलो यार, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन क्या करेगा, रोटेट करेगा, देखो रोटेट कर गया, और जब रोटेट करेगा तो इससे अटैच जो एक्टिन फिलामेंट होगा वो अंदर तरफ क्या करेगा, खींचेगा ना, और जैसे ही एक्टिन अंदर तरफ खींचेगा, अब जो एक्टिन पहले यहां पर था वो कहां पहुंच जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, इतना शिफ्ट हो गया, अरे बोलो। क्लियर, अब क्या करेगा, इस हेड वाले पार्ट से ये एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट हटेगा ताकि क्या हो जाए, नए एटीपी जुड़ जाए, जैसे नया एटीपी जुड़ेगा क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, और क्रॉस ब्रिज जैसे टूट जाएगा मैं कहूंगा अब नया क्रॉस ब्रिज बनने के लिए फिर से क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगी, शॉर्टनिंग हो जाएगी, और ज्यादा क्या हो जाएगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो पहला फिगर आपके पास ये हो गया, दूसरा फिगर आपके पास ये है, तीसरा आपके पास ये है, और 4 नंबर का ये है, अपनी एनसीईआरटी से आप लेबलिंग कर लो। एटीपी यूटिलाइज हो रहा है तो क्रॉस ब्रिज का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, और नया एटीपी जब जुड़ता है तो क्रॉस ब्रिज क्या हो जाता है, टूट जाता है। चलिए, क्रॉस ब्रिज किसको अंदर तक खींचेगा, दिस पुल द अटैच एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ए बैंड, यानी थिन फिलामेंट ए बैंड तरफ सेंटर तरफ आएगा। अगला जेड लाइन क्या करेंगे, पास पास आएंगे, और जब जेड लाइन अंदर तरफ आएगा, पास पास आएगा तो क्या हो जाएगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर, चलें यहां पर आते हैं नेक्स्ट। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप दैट ड्यूरिंग द शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के वक्त क्या होता है, आई बैंड गेट रिड्यूस, क्या मैंने आपको लिखाया था, कॉन्ट्रैक्शन के वक्त आई बैंड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, वेयर एज द ए बैंड रिटेन द लेंथ, यानी ए बैंड पे कोई भी इफेक्ट पड़ता नहीं है। इसके बारे में और भी मैंने बताया था कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, नॉन ओवरलैपिंग जोन कम हो जाती है, अगर मैं सार्कोमियर की बात करता हूं तो सार्कोमियर क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, ए बैंड पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हो गया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिगर देखिए, भाई मैं पूछ रहा हूं आप बताएंगे, ये बताइए कौन सा जोन है, ये कौन सा बैंड, यहां पर आई बैंड, अरे बोलो कौन सी प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, बताओ ये कौन सा बैंड, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ए बैंड, और ए बैंड के अंदर जहां पर नॉन ओवरलैपिंग जो उसका नाम क्या होता है, एच जोन। आई बैंड के सेंटर में कौन सी लाइन, जेड लाइन। क्लियर है, यहां पर देखो, अब पूरा देखो, यहां पर कौन सा फिलामेंट है, ये एक्टिन थिन फिलामेंट, ये वाला कौन सा, और ये जो दिख रहा है ऊपर तरफ क्या है, ये क्रॉस आर्म है। अरे बोलो, जब क्रॉस ब्रिज बन जाएगा तो ये दोनों अटैच हो जाएंगे, और जब अटैच हो जाएंगे तो ये क्या करेगा, मुड़ेगा, ये जो हेड क्रॉस आर्म होकर क्या करेगा, ये मुड़ेगा ना, मुड़ने का मतलब क्या है, ये दो जेड लाइन को क्या करेगा, अपने अंदर तरफ खींचेगा, और जैसे ही जेड लाइन अंदर की तरफ आएगा मसल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन। देखो पहले जेड लाइन कहाँ था, यहाँ पे था, अब जेड लाइन कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पर। ये कौन सी स्टेज है, रिलैक्स स्टेज है। अब क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो जेड लाइन कहाँ जा रहा है, जेड लाइन शिफ्ट हो रहा है, अरे हो रहा है शिफ्ट, कहाँ से कहाँ आ गया बोलो, बाहर से अंदर तरफ आ रहा है, अरे आ रहा नहीं आ रहा। क्लियर हो गया इतनी बातें।
और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करा दोगे तो क्या होगा, लिखा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जेड लाइन और अंदर आ जाएगी। अरे बोलो, यहां पे देखो पहले नॉन ओवरलैपिंग जोन इतना था रेस्टिंग स्टेज में, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो नॉन ओवरलैपिंग जोन कम हो गया, जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो नॉन ओवरलैपिंग जोन गायब हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया। पहले सार्कोमियर कितना था, अगर देखें तो एक सार्कोमियर यहां से यहां था, दूसरा यहां से लेकर यहां तक था। क्लियर हो गया। अब देखो दोनों सार्कोमियर की लेंथ कितनी हो गई, इतनी, ये हो गया यहां से लेकर के यहां तक, दूसरा हो गया यहां से लेकर के यहां तक। पहले कंपेरिजन में देखो, पहले सार्कोमियर, दो सार्कोमियर यहां से यहां तक थे, अब कहां से कहां तक आ गया है, देखो इतना कम हो गया है, हो गया नहीं हो गया, तो क्या हो चुका, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। और मैक्सिमम जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया है तो नॉन ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। क्लियर हो गया। चलो अगर इतना क्लियर हो गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है द मायोसिन रिलीज द एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेज गोज बैक टू इट्स रिलैक्स स्टेज। मायोसिन जो पहले मुड़ा हुआ था हेड, अगर उसे दोबारा से रिलैक्स स्टेज में आना है तो क्या करना पड़ेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट को रिलीज करना पड़ेगा। वो यहां पे देखो, ये यहां पर क्या था, क्रॉस ब्रिज बन चुका था, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद क्या हो चुका है, फोल्डिंग हो चुकी है। फोल्डिंग होने के बाद अगर आप चाहते हो फिर से ये रिलैक्स हो जाए, मतलब दोबारा से फिर से क्रॉस ब्रिज बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इनऑर्गेनिक फास्फेट और एडीपी को रिलीज करना पड़ेगा ताकि नया एटीपी आकर क्या कहते हैं जुड़ सके। नेक्स्ट, न्यू एटीपी बाइंड एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। जब क्रॉस ब्रिज बनता है तो एटीपी यूटिलाइज होता है, क्या होता है, एटीपी यूटिलाइज होता है। और जब क्रॉस ब्रिज क्या होता है, टूटता है, तो नया एटीपी क्या होता है, जुड़ जाता है। देखो यहां पर नया एटीपी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज। इसे आप अंडरलाइन करो। अगला वर्ड देखो यहां क्या लिखा है, एटीपी इज अगेन हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मतलब क्या होता है, एटीपी का टूटना, और एटीपी टूटेगा तो क्या बनेगा, एडीपी का इनऑर्गेनिक फास्फेट बनेगा। बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड द ब्रेकेज इज रिपीटेड काजिंग द फर्दर स्लाइडिंग। मतलब कह रहे हैं अगर एटीपी क्या करेगा, टूट जाएगा तो फिर से क्या बन जाएगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, और क्रॉस ब्रिज बनेगा तो क्या होगा, फिर से एक्टिन फाइबर को अंदर तरफ और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाएगा, और ये साइकिल क्या होगी, बार बार चलती रहेगी, तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता रहेगा, होता रहेगा। क्लियर। चलें, अगर एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है, और अगर एटीपी, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट यहां से रिमूव होंगे तो क्या टूट जाएगा, या ऐसे कह सकते हैं अगर नया एटीपी जुड़ जाता है तो क्या होता है, क्रॉस ब्रिज की ब्रेकिंग होती है। एटीपी यूटिलाइज होगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा, और नया एटीपी जुड़ेगा तो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। क्लियर। चलिए आगे क्या है, नेक्स्ट, द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन आर पंप बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिजल्टिंग इन द मास्किंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन कब तक होता रहेगा, जब तक कि कैल्शियम आयन को आप दोबारा से फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं भेज दोगे। कहां पे था, टीपीसी के पास था, रहता है ना, टीपीसी से जब तक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आप नहीं भेजोगे कैल्शियम आयन को, तब तक कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा। दिस काजेस द रिटर्न ऑफ द जेड लाइन। अगर एक बार कैल्शियम आयन कहां चला गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला गया, अब क्या होगा, जेड लाइन क्या करेंगे, रिटर्न कर जाएंगे अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर, बैक टू दियर ओरिजिनल पोजीशन, और क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन। ठीक है। चलो यहां बताओ, ये फिगर पूरा का पूरा प्रोसेस मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं जितना पूछ रहा हूं उतना केवल बताते रहिए आप। सबसे पहले अगर कह रहा हूं मैं मसल से मुझे सिग्नल देना है सीएनएस को, तो लेके जाने वाले के नाम, सीएनएस से सिग्नल कौन लेके आएगा, मोटर न्यूरॉन। कहां लेके आ रहा है, मान लो कि मसल फाइबर के पास लेके आ रहा है, तो मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर मिला करके क्या बनता है, मोटर यूनिट। मोटर न्यूरॉन प्लस सार्कोलेमा मिलकर क्या बनाते हैं,
न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। अब मेरी पूरी बात समझो, मैंने कहा सीएनएस है, सीएनएस ने सिग्नल भेजा, सिग्नल कहाँ पर आया, सिनेप्टिक नॉब के पास आया, सिनेप्टिक नॉब से कहाँ गया, सिनेप्टिक वेसाइकिल आया, सिनेप्टिक वेसाइकिल को धक्का मारा गया, कहाँ तक लेके आएगा, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन तक लेके आएगा, दोनों अटैच कर गए, ये वेसाइकिल जो हो गई फट गई, और जैसे ये फटी यहाँ से केमिकल, कौन से केमिकल, न्यूरो ट्रांसमीटर, कौन से, एसिटाइल कोलिन रिलीज हो गए, कहाँ आ गए, ये आ गए सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, और सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर अगर देखेंगे उसके बाद क्या आता है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो किसकी है, ये सार्कोलेमा की है, क्या मौजूद है इसके ऊपर, रिसेप्टर है, केमिकल जो होते हैं वो रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे, और जैसे रिसेप्टर से बाइंड करेंगे क्या जनरेट हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल, ये एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो पूरे के पूरे सार्कोलेमा में फैल जाएगा, और जैसे ही पूरे सार्कोलेमा में फैलेगा ये एक्शन पोटेंशियल कहाँ पहुंचेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या रिलीज कराएगा, कैल्शियम आयन, कहाँ पर रिलीज होगा कैल्शियम आयन, सार्कोप्लाज्म के अंदर, और सार्कोप्लाज्म में अंदर अगर कैल्शियम का लेवल ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो कैल्शियम आयन किससे अटैच होगा जाकर के, टीपीसी, और टीपीसी किसका पार्ट होता है, ट्रोपोनिन की एक सब यूनिट होती है। क्लियर हो गया, जैसे ही कैल्शियम आयन आ करके टीपीसी से बाइंड होगा ये पूरा का पूरा ओरिएंटेशन हो जाएगा, पूरा का पूरा घूम जाएगा, और जैसे घूमेगा अब ये मास्किंग कहाँ जाएगी, ऊपर साइड चली जाएगी, अरे बोलो यार, जो पहले मास्क था अब क्या हो जाएगा, वो अनमास्किंग, और जैसे ही अनमास्किंग हुआ यहाँ पर हेड तैयार होता है, ये हेड क्या करेगा, आ करके जुड़ जाएगा। बताओ यहाँ पर ये है एक्टिन के ऊपर मायोसिन की बाइंडिंग साइट, और ये है मायोसिन के ऊपर एक्टिन की बाइंडिंग साइट, क्या करेगा, दोनों अटैच कर जाएगा, और जैसे ही अटैच कर जाएगा बताओ क्या बन गया, क्रॉस ब्रिज, क्या यूटिलाइज हो गया, एटीपी। बात क्लियर हो गई, यहाँ पर एक क्रॉस ब्रिज बने हैं, क्या मसल में आपके केवल एक ही क्रॉस ब्रिज बनेगा, नहीं, बहुत सारे बनेंगे ना, और जैसे ही बहुत सारे क्या बनेंगे, क्रॉस ब्रिज बनेंगे, अब क्या करेगा, ये तो जो ये क्या है, ये जो है हेड वाला पार्ट मायोसिन का है ना, थिक फिलामेंट का पार्ट है, अरे बोलो, ये क्या स्लाइड करेगा, नहीं, ये केवल रोटेट करेगा, स्लाइड कौन करेगा, थिन फिलामेंट वाला, ये अटैच हुआ, ये घूम गया, अरे बोलो यार, पहले कहाँ था हाथ मेरा, देखो यहाँ पे था, ये जैसे हेड जैसे ही रोटेट करेगा थिन फिलामेंट क्या हो गया, स्लाइड हो गया, अरे बोलो, क्या एक ही हेड होंगे, बहुत सारे होंगे, तो बहुत सारे मिलकर क्या करेंगे, थिन को अंदर की तरफ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, ए बैंड के सेंटर तरफ लेके जाएंगे। क्लियर हो गया, और जब ए बैंड के सेंटर तरफ जाएगा तो जो जेड लाइन क्या करेंगे, पास पास आएंगे, जब दो जेड लाइन पास पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है, और जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बताओ, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो जेड लाइन क्या करती हैं, पास पास आती हैं, अरे बोलो यार, पास पास आती हैं, मतलब ए बैंड के सेंटर की तरफ आएंगी, तो बताओ ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नॉन ओवरलैपिंग जोन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ज्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन करा दोगे तो ओवरलैपिंग जोन मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, अरे बोलो, और नॉन ओवरलैपिंग जोन पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। क्लियर, यहां पे देखो सार्कोमियर दो मिलाकर के इतनी लेंथ थी, अब कितनी हो गई, इतनी, यानी सार्कोमियर क्या हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं, और सार्कोमियर के छोटा होना मतलब कहलाता क्या है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होना। क्लियर हो गया, ये मसल कब तक कॉन्ट्रैक्ट करती रहेगी, जब तक कि कैल्शियम आयन टीपीसी से जुड़ा रहेगा। क्लियर हो गया, अगर आप चाहते हो कि दोबारा मसल क्या कर जाए, मसल दोबारा से रिलैक्स में आ जाए, तो कैल्शियम आयन को फिर से भेजना पड़ जाएगा, कहां पर भेजना पड़ जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। जैसे ही कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंचेंगे, अब मसल क्या हो चुकी होगी, रिलैक्स हो चुकी होगी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्रॉस ब्रिज जब बनेगा तो एटीपी क्या होगा, यूज होगा, यूटिलाइज होगा। क्लियर है, और क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, नया एटीपी जोड़ना पड़ जाएगा। क्लियर है, मैं कह रहा हूं नया एटीपी जुड़ेगा लेकिन टूटा नहीं है। एनर्जी तब रिलीज होती है जब एटीपी क्या होती है, टूटती है, हाइड्रोलाइज होती है, मतलब जब एटीपी क्या बन जाएगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तब एनर्जी रिलीज होती है। अगर एटीपी केवल कहीं पर जुड़ गया है इसका मतलब ये नहीं एनर्जी निकल जाएगा, जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये रिलीज नहीं करेगा एनर्जी। क्लियर, इतनी बातें, ये हो गया कि आपका पूरा पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्वेश्चन कहां से बनेगा, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन कहां से बनेगा, 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। पहला, मोटर यूनिट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन
या मोटर एंड प्लेट। ये हो गया। अगला जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बताओ मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जेड लाइन क्या करती है? पास पास आती है, पास पास आती है। आई बैंड पर क्या इफेक्ट पड़ता है? आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा। ए बैंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगली बात, नॉन ओवरलैपिंग जोन और ओवरलैपिंग जोन। जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस वक्त बताओ क्या गायब हो जाएगा? नॉन ओवरलैपिंग जोन, या बोल सकते हो कि पूरा का पूरा एच जोन क्या हो जाएगा? गायब हो चुका होगा। क्लियर हो गया पूरा? अगर एक बार आप रिवाइज कर लोगे तो आपको पूरा का पूरा सीक्वेंस समझ में आ जाएगा ना। बस एक काम कर लो तुम, और तुम्हारे पास काम हुआ है, तुम्हारे पास मोबाइल होगा ना, है तो ना मोबाइल, बस इसका फोटो खींच लो तुम, क्योंकि मैं कहूंगा अगर तुम बना लो तो बनाओगे तो हम है नहीं, इससे अच्छा तुम फोटो खींचो। अब लग रहा है कहीं हम स्टेडियम में खड़े हैं और फ्लैश लाइट चल रही है ना। चलिए, अच्छा आपने देखा होगा मसल्स, देखे ही होगा ना, मसल देखा होगा, कुछ रेड कलर के होते हैं, कुछ वाइट कलर के होते हैं। कभी कभी डॉक्टर रिकमेंड भी करता है कि आप रेड मीट ना खाइए, आप वाइट वाला खाइए ना, अगर खाना ही है तो। जो नहीं खाता है उसे कोई मतलब नहीं ज़बरदस्ती तुम खाओ, नहीं, जो खाता है उसकी बात हो रही है। जैसे खासकर जो हार्ट पेशेंट होते हैं उन्हें डॉक्टर कहता है कि अगर आप रेड मीट खाते हो तो आप छोड़ दीजिए, आप वाइट खाइए। और वाइट में भी ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा बहुत खाना है। अगर खाना ही है तो आप सबसे अच्छा प्रेफर करिए फिश ना, वो भी नहीं चिकन, क्योंकि पता है चिकन जो बनता है उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा केमिकल। इससे से क्या खाइए आप? फिश खाइए, सबसे अच्छा है वो खाने के लिए। मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये खाइए, जो खाना वो खाइए आप, किसी को कुछ रोक नहीं है। बस बताने का मतलब ये है कि जो मसल फाइबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप का। द रिएक्शन टाइम ऑफ द मसल फाइबर्स कैन वेरी इन द डिफरेंट मसल्स। ठीक है, अगले, repeated activation of the muscles can lead to the accumulation of the lactic acid due to the anaerobic breakdown of the glycogen in them causing the fatigue। जैसे आप एक्सरसाइज कभी नहीं करते हो, अचानक से कुत्ता दौड़ा ले आपको, 1-2 किलोमीटर अगर दौड़ जाते हो तो पैर आपका क्या होता है? भारी, कहते हैं ना बहुत दर्द कर रहा है। क्यों हो गया? जब आप दौड़ रहे थे उस वक्त आपके मसल को एनर्जी चाहिए थी। क्यों चाहिए थी भाई? आप सोचो थोड़ा, जब आप भागने के लिए नहीं, जैसे आपको मैं दौड़ा लूं, आप नहीं, कोई कुत्ता आपको दौड़ा ले, हम क्या दौड़ा ले तुम्हें? जैसे कोई कुत्ता आपको दौड़ा ले तो आप भागोगे, रुकोगे? भागोगे ना? नहीं भागोगे। अरे मान लेते हैं हम जैसे कमजोर लोग हैं, भागना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर भागेंगे तो भाई क्या होगा? मेरी जो मसल्स होगी पैर को क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी। अरे होगा? बताओ, अगर कॉन्ट्रैक्शन कराना है तो क्रॉस ब्रिज बनाना पड़ेगा, और क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगी? आप ग्लाइकोजन को तोड़ो, क्योंकि मसल में क्या स्टोर होता है? ग्लाइकोजन। और अगर आप कह रहे हो कि ऐसी प्रोसेस है जहां पर आपको क्या है, थोड़ा सा इमरजेंसी है, उस वक्त आपकी जो ब्रीदिंग रेट क्या होती है? बढ़ जाती है ना। और कभी कभी होता क्या है कि आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो आप एनारोबिक रिस्पायरेशन करोगे, और जब एनारोबिक रिस्पायरेशन करोगे आप, जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान एनारोबिक फर्मेंटेशन होगा, अरे बोलो, लैक्टिक एसिड बनेगा, मसल में क्या होगा? इकट्ठा होगा। और जब लैक्टिक एसिड मसल में इकट्ठा हो जाता है तो मैं कहता हूं कि अब आपके अंदर फिर थकान लगती है और पैर में क्या होती है? दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही बात लिखी है, अगर आप रिपीटेड एक्टिवेशन करोगे, मसल को आप बार बार सिग्नल भेजोगे कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, रिपीटेड एक्टिवेशन मिल रहा है, क्या होगा? आप द मसल कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड। तो मसल में क्या इकट्ठा हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। क्यों मसल में लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो रहा है? क्योंकि कौन सा रिस्पायरेशन स्टार्ट हो गया आपके बॉडी के अंदर? एनाएरोबिक, क्योंकि उस वक्त आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। कौन सा हो गया? एनाएरोबिक रिस्पायरेशन स्टार्ट हो चुका है। और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में जब ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनेगा, और आपकी मसल में क्या क्रिएट हो जाएगा? फटीग, मतलब आपको फटीग, थकान महसूस होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, मसल फाइबर कितने टाइप के? 2 टाइप के। मैंने कलर भी चूज किया है, एक का नाम होता है रेड मसल फाइबर और एक का नाम होता है
व्हाइट मसल फाइबर। तो मसल फाइबर दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेड मसल फाइबर और एक का नाम क्या होता है, व्हाइट मसल फाइबर। तो पहला किसके बारे में पढ़ लेते हैं हम, रेड मसल फाइबर के बारे में पढ़ लेते हैं। रेड क्यों हुआ, मसल कंटेन्स अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड द मायोग्लोबिन। क्या नाम है, करें मसल्स के अंदर एक क्या होता है, पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट, और उस पिगमेंट का नाम क्या होता है, मायोग्लोबिन। किस कलर का होता है ये, रेड कलर का होता है। क्या स्टोर करता है ये, ऑक्सीजन। मसल के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट का नाम मायोग्लोबिन। क्लियर है। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट पिगमेंट का नाम हीमोग्लोबिन। किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। आयरन कंटेनिंग होता है। क्या ट्रांसपोर्ट कराता है, गैसेस को, जरूरी नहीं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड, बोथ को ट्रांसपोर्ट कराता है। अरे क्लियर हो गया। मसल के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है, उस पिगमेंट का नाम बोलो मायोग्लोबिन। क्या नाम है, कलर क्या है, क्या स्टोर करता है, ऑक्सीजन स्टोर करता है। क्लियर हो गया। अगर मैंने कहा किसी भी मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन का नंबर बढ़ा दोगे तो मसल आपको कैसे दिखेगी, लाल लाल रेड कलर की दिखेगी। नाम क्या है उसका, रेड मसल फाइबर। मायोग्लोबिन कंटेंट इज हायर। रेड मसल फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन क्या होता है, ज्यादा होता है। इन सम ऑफ द मसल्स व्हिच गिव अ रेडिश अपीयरेंस सच मसल्स आर कॉल्ड द रेड फाइबर। तो रेड मसल फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन क्या होता है, हाई होता है। इसे आप अंडरलाइन करें, मायोग्लोबिन कंटेंट इज हाई। रेड मसल फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन क्या होता है, ज्यादा होता है। और अगर किसी भी मसल के अंदर मायोग्लोबिन का नंबर आप बढ़ा दोगे, कंटेंट बढ़ा दोगे, तो वो मसल कैसी दिखेगी आपको, रेड कलर दिखेगी। क्यों रेड दिखेगी, क्योंकि मायोग्लोबिन कंटेंट क्या है, हाई है। कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो कैसा दिखेगी ये, रेड कलर दिखेगी। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो, दीज मसल्स आल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ क्या इस मसल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। प्लेनिटी मतलब बहुत ज्यादा ना। तो रेड मसल फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नंबर क्या होता है, ज्यादा। करे कम होता है, ज्यादा होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है तो ज्यादा एटीपी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अरे माइटोकॉन्ड्रिया द स्टोर हाउस ऑफ, स्टोर हाउस नहीं, पावर हाउस ऑफ द एटीपी। अरे बोलो, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या प्रोड्यूस करता रहता है, एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा तो एटीपी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, आपको ज्यादा एनर्जी देगा, ताकि आप दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए दौड़ते रहिए। क्लियर है। आगे, व्हिच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन। भाई अगर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या इस्तेमाल होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। बताओ ऑक्सीजन क्या होगा, ज्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। व्हिच कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन स्टोर इन देम फॉर एटीपी प्रोडक्शन। बस इतना क्वेश्चन बताइए आप, यहां से बताइए कि रेड मसल फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा या कम। अब मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अरे बोलो यार, करता है ना। मैंने कहा रेड मसल फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, ज्यादा है। और माइटोकॉन्ड्रिया अंदर क्या चलता है, आपको याद होगा मसल, मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर द एरोबिक रिस्पायरेशन। और एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ऑक्सीजन की प्रेजेंस से क्या हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है। तो आप वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा रखोगे जहां पर मायोग्लोबिन क्या होगा, ज्यादा होगा। मायोग्लोबिन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन ज्यादा चलेगा, ज्यादा एटीपी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। किसी को दिक्कत। आगे, दीज मसल्स देयरफॉर नोन एज कैन आल्सो बी कॉल्ड द एरोबिक मसल भी कहते हैं। तो रेड मसल फाइबर कहते क्या है हम, एरोबिक मसल भी कहते हैं। एक मेरे तरफ से आप नोट कर लीजिएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लो। रेड मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कम होता है। अब यहां बताओ रेड मसल फाइबर के बारे में आप क्या जानते हो। सबसे पहले रेड मसल फाइबर के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं मायोग्लोबिन ज्यादा या कम, ज्यादा। ठीक है। कलर बोलो मायोग्लोबिन का, क्या स्टोर करता है, ऑक्सीजन स्टोर करता है। क्लियर हो गया। रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा या कम, माइटोकॉन्ड्रिया
हाई होता है, कह रहे ज़्यादा होता बढ़िया है, ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। रेड मसल फाइबर दूसरा नाम बोलो एरोबिक मसल, क्लियर है। अगला बताओ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, यहाँ पर लो है, बस इतना याद रखो आप, लिख लिया। नेक्स्ट है आपके पास है वाइट मसल फाइबर, कलर भी कैसा है आपके पास, वाइट है, वाइट मसल फाइबर। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द मसल पोसेस वेरी लो क्वांटिटी ऑफ द मायोग्लोबिन। क्वेश्चन समझो, व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन प्रेजेंट या एब्सेंट, व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट, बट क्वांटिटी कंटेंट लो, अंडरलाइन करो, लेस क्वांटिटी ऑफ द मायोग्लोबिन। अगर मायोग्लोबिन कम होगा तो कम ऑक्सीजन स्टोर करेगा, अरे बोलो, ठीक है। अगर मायोग्लोबिन कम है, कम ऑक्सीजन होगा तो माइटोकांड्रिया का नंबर कम हो जाएगा, किसका नंबर बढ़ जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आगे पढ़ते हैं, एंड देयरफॉर अपीयर्स टू द पेयर आर द व्हाइट, कैसे दिखेगा ये आपको, व्हाइट दिखेगा, नाम क्या पड़ गया इसका, व्हाइट मसल फाइबर। अरे बोले यार, रेड मसल फाइबर के अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट क्या है, ज्यादा है। जब मायोग्लोबिन ज्यादा था तो कलर कैसा था, रेड। जब मायोग्लोबिन कंटेंट क्या है तो कैसा अपीयरेंस आएगा, व्हाइट आएगा। नाम क्या पड़ गया इसका, व्हाइट मसल फाइबर। क्लियर हो गया। वहां पर रेड मसल फाइबर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा था, यहां पर क्या है, कम है। अगर कम है तो मैं कहूंगा एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक जैसे चलेगा। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो फ्यू in comparison to the red muscle fiber in them, but the amount of the sarcoplasmic reticulum is, बताओ अगर माइटोकॉन्ड्रिया कम है तो ये मसल फाइबर क्या कहलाएगा, एनएरोबिक। दे डिपेंड ऑन द एनारोबिक प्रोसेस फॉर द एनर्जी, एनर्जी के लिए किस पर डिपेंड करेंगे, ये एनारोबिक पर डिपेंड करेंगे। तो इसे मैं कह सकता हूं क्या, व्हाइट मसल फाइबर जो होता है वो एनारोबिक मसल फाइबर भी कहलाएगा, ठीक है। अरे बोले यार, चलो ये हो गया आपके पास रेड मसल फाइबर, ये हो गया आपके पास व्हाइट मसल फाइबर। बताओ अगर मैं आपसे यहां क्वेश्चन पूछूं मायोग्लोबिन के बारे में क्या बता सकते हो आप, मायोग्लोबिन क्या है, ये हाई है, यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर हाई है तो यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा स्टोर होगी, यानी हाई स्टोरेज होगा। यहां पर ऑक्सीजन की स्टोरेज क्या हो जाएगी, अरे बोलो, यहां पर कलर कैसा आएगा आपको, रेड बहुत ज्यादा दिखेगा, और यहां पर रेडनेस कम आएगी, कैसे दिखेगा, ये व्हाइट दिखेगा, ठीक है। अगला बताओ, यहां बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या है, यहां पर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया हाई, यहां पर क्या है, लो है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर हाई है तो ये किस प्रोसेस पर डिपेंड करेंगे एनर्जी के लिए, ये एरोबिक पर डिपेंडेंट होंगे, किस पर होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि ये एरोबिक मसल फाइबर हो सकता है, ठीक है। और ये किस पर डिपेंड करेंगे, ये एनएरोबिक पर। क्लियर हो गया। अगला बताओ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में क्या ख्याल है आपका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर क्या होगा, लो होगा, यहां पर हाई होगा। कल कौन सा दिन है, अच्छा दिन है।